नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले और स्वास्थ्य सुविधाओं की अधूरी तैयारी अब तेजी से सामने आ रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। भारत इस महामारी से सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की लिस्ट में अब ब्रिटेन को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ चुका है। और इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे मामलों और स्थितियों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, तो साथ ही निर्देश दिए गए कि अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं बनाई जाएं। सूबे के मुखिया ने आज अपनी योजना के अनुसार प्रवासी श्रमिकों के खाते में प्रति परिवार के हिसाब से 1,000 रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण किया है। इसके बाद सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो प्रदेश में रह रहे या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हर हाथ को काम मिल सके, व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन की एक व्यापक कार्य योजना को भी अभी श्रम विभाग आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए एक आयोग के गठन की प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है। ढेर सारी अपनी योजनाओं के साथ श्रम विभाग जब कार्य कर रहा है, तो आज इस कार्यक्रम में इसीलिए श्रम और सेवायोजन के मंत्री भी स्वयं उपस्थित हैं। निश्चित ही हम इस बात को कह सकते हैं कि पहले चरण में आज हम 10,48,166 श्रमिक परिवारों को यह भरण पोषण भत्ता उनके बैंक अकाउंट में उन तक पहुंचाने की कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि जितनी जल्दी उनकी स्किल मैपिंग और उनके बैंक अकाउंट शासन को प्राप्त हो जाएंगे, उतनी जल्दी उनके बैंक अकाउंट में हम लोग धनराशि उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। करके प्रदेश के अंदर लगभग 34 लाख श्रम विभाग के साथ मिलकर 34 लाख से अधिक विनिर्माण श्रमिकों के खाते में अलग से धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसमें से 19 लाख ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बार भरण पोषण भत्ता उपलब्ध हुआ है। यह राशि इससे इतर है, इससे अलग है। लगभग 14 लाख परिवारों को अब तक राशन किट अलग से उपलब्ध कराया जा चुका है और यही नहीं, एक सप्ताह के लिए भी राशन किट की व्यवस्था की गई थी। इसमें भी 3 लाख से ज़्यादा लोगों को यह सुविधा अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें तत्काल राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए, जिनको राशन किट अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई उन्हें राशन किट उपलब्ध कराया जाए और जो लोग बच गए हैं उन सभी लोगों को जिन्हें अब तक भरण पोषण भत्ता नहीं मिल पाया था उन्हें भरण पोषण भत्ता की राशि तत्काल उनको उनके खातों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जाए या शेष लोगों तक पहुंचाने के लिए ही इस प्रकार के अभियान को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वास है कि जिस मुस्तैदी के साथ शासन स्तर पर ये सभी कार्य सभी संबंधित विभागों के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, इसका लाभ हर एक प्रदेशवासी को मिला है। प्रवासी कामगार और श्रमिकों ने इस चीज को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में आने के साथ ही उनको अपनापन भी महसूस हुआ होगा। हर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, हर एक स्थल पर भोजन की व्यवस्था, उन्हें सुरक्षित क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, वहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने और फिर वहाँ से सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाने का कार्य भी किया गया। ये सब कार्य इसलिए भी किया गया क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे कामगार और श्रमिक हैं, राष्ट्र के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अपने श्रम से इन्होंने समाज के सामने बहुत अच्छी मिसाल प्रस्तुत की है। में लॉकडाउन के दौरान इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े थे। उसके कारण बहुत सारे लोग अपने घरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हुए
लेकिन सरकार उन सब को सुरक्षित पहुंचाने का कार्य की और भारत सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके अनुकंपा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लाखों की संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक उनके घरों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाएं उन गरीबों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है या हो रहा है। प्रदेश में प्रत्येक यानी छठी बार हम लोग अभी हर गरीब को खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, यानी 5 बार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने राज्य में हो रहे दलित उत्पीड़न पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। जौनपुर और आजमगढ़ में दलितों के साथ हुए अत्याचार पर मायावती ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी में चाहे आजमगढ़, कानपुर या अन्य किसी भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। मायावती ने कहा कि चाहे इसके दोषी किसी भी धर्म, जाति, पार्टी के बड़े से बड़े नेता और कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उनके खिलाफ फौरन और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला, तो वहीं प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पहले से गांधी प्रतिमा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा पर पहुंचे, वैसे ही पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। तो आपको बता दें, लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला, तो वहीं प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पहले से गांधी प्रतिमा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा पर पहुंचे, वैसे ही पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत मोहन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज लखनऊ समेत पूरे सूबे में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे पुनीत। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बसों का विवाद चल रहा है, बसों का एक मसला था और उसके बाद अजय कुमार लल्लू जेल में बंद कर दिए गए थे, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रही, साजिशन उनको फंसाया गया है और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बदला टाइप का उनसे लिया जा रहा है, क्योंकि वो तो गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए गए थे। अगर बसें उनको नहीं भी पसंद थी, उसके बावजूद उनको अगर बसें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, उसके बावजूद जेल करा देना कहीं का न्याय नहीं। उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप कांग्रेसी सड़कों पर आ रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, वहां के जितने भी प्रदेश कार्यालय, सभी जगह धरना प्रदर्शन हुए हैं और सीधे तौर पर अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग करी जा रही है। पुनीत, अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार की चुप्पी भी दिखाई दे रही है। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में है, दावा कर रही है कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केस डायरी प्रस्तुत नहीं करी जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना रही है, जिसके चलते उनको जमानत नहीं हो पा रही है, साजिशन उनको फंसाया गया है। यहाँ पर देखिए, जाति की लड़ाई उत्तर प्रदेश में हमेशा से रही है और कांग्रेस का एक दावा यह भी है कि अजय कुमार लल्लू पिछड़ी जात से आते हैं और सीधे तौर पर गरीब मजदूरों की आवाज उठा रहे थे और साजिशन बसें भी नहीं ली और उनको जेल में भी डाल दिया। ये कहीं का न्याय नहीं है और राजनीति जा सकता है कि लल्लू की जो गिरफ्तारी है वो द्वेषपूर्ण तरीके से की गई है। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अजय कुमार लल्लू
की जो अगली डेट लगी है वो 16 तारीख के लिए लगी हुई है कोर्ट में, और अभी तक उनकी 3 से 4 डेटें लग चुकी हैं जिनमें उनको जमानत नहीं मिली है। और कांग्रेस सीधे तौर पर जितने भी मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे हम 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की बात कर लें, अनामिका शुक्ला की बात कर लें, बसों की बात कर लें, लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर रही है। और अब जैसे कोविड-19 के धीरे धीरे लॉकडाउन की समाप्ति के बाद अनलॉक 1 और अनलॉक 2 का दौर शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से अग्रेसिव मूड में आ रही है, और आज धरना इस बात का संकेत है। पुनीत, अजय कुमार लल्लू की जमानत ना होना ये क्या दर्शाता है? क्या इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, सीधे तौर पे राजनीतिक रूप है, और कांग्रेस जैसा आरोप लगा रही है, और उन्होंने तथ्यों के साथ आरोप लगाए हैं कि केस डायरी नहीं प्रस्तुत करी जा रही है, जिसके चलते उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। लगातार यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि कोर्ट का मामला है और इसमें बीजेपी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है, और कहीं ना कहीं बसों का जो मुद्दा गरमाया था उसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो तनातनी थी, उसके बाद में आज तक अजय कुमार लल्लू की जमानत न हो पाना सीधे तौर पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ही है। जी, तो लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है। धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं वाराणसी सहित पूरे देश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है, और उसी क्रम में आज वाराणसी में वाराणसी जिला इकाई और अन्य सहयोगी संगठनों के द्वारा अपने चहेते प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करने के लिए वाराणसी मौन उपवास और धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक अजय राय के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी की गिरफ्तारी हुई है, कोई उसका रीजन नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देश जानता है कि बसों का मामला था, बसों की लिस्ट मिल गई थी, सेवा के मामले में फर्जी फंसा कर उनको जेल भेजा गया। लगातार माननीय न्यायालय द्वारा जमानत की तारीख दिया जा रहा है। सरकार उनके साथ लगातार जेलों में अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। उसी को लेकर आज सब लोग धरना पे बैठे थे। आज हम लोग प्रतीकात्मक विरोध करने आए तो पुलिस द्वारा लात से, मुक्कों से, लाठियों से पीटा जा रहा है सबको। ये कहाँ का न्याय है? कैसा लोकतंत्र है? योगी जी को वो दिन याद नहीं है जब उनके ऊपर खतरा आता है तो संसद में रोने तक लगते हैं, वो रोने की बारी आ जाती है। उसी तरह सब इंसान है ना, बिना किसी कारण के किसी पे आप पाप करेंगे, अन्याय करेंगे तो उसकी सजा भी आपको भी मिलेगी। योगी जी, आप हम लोगों को, आज युवाओं को बिना कारण मार रहे हैं, लात से, घूसों से, मुक्कों से। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? विश्वनाथ कुमार नाम है, हम लोग की आज मांग है, गला बैठ चुका है हमारा, प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई हो। हम लोगों पे, युवाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, प्रतीकात्मक विरोध पे जिस तरीके से मारा जा रहा है, ये सब ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 300 एडमिशन रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश पलट दिया। फर्जी बोर्ड सर्टिफिकेट से हुए 300 एडमिशन एकेटीयू ने रद्द किए थे। इस मामले में एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने बताया कि आज हाईकोर्ट की डबल बेंच का ऐतिहासिक फैसला आया है। आज जो है एक ऐतिहासिक फैसला आया है डबल बेंच का, जिसके अंदर जो विश्वविद्यालय ने झारखंड बोर्ड, जो झारखंड ओपन स्कूल का बोर्ड था, जिससे लड़कों ने और कुछ कॉलेजेस ने मिलकर जो एक फर्जीवाड़ा किया था, फर्जी सर्टिफिकेट्स से अपने एडमिशन लेने का, और हमने उन स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया था, बाहर किया था, वो फैसले पे न्यायालय ने मुहर लगाई है। न्यायालय ने अपने पूरे आदेश में लिखा है कि जो फ्रॉड है उसको हम इक्विटी नहीं दे सकते। सिंगल ऑनरेबल सिंगल जज की जजमेंट में ही आया था कि इक्विटी से इन लोगों को डिग्री दे दी जाए, इनका एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन अब जो है वो डबल बेंच ने निर्णय लिया है कि इन लोगों को आगे परसू नहीं किया जा सकता। जो एकेटीयू का बड़ा डिजिटल इनिशिएटिव है, जिसके कारण ये सब संभव हुआ है, तो मैं अपनी डिजिटल टीम को और लॉ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एकेटीयू का जो डिजिटल इनिशिएटिव है, उससे इस तरह की कई फर्जीवाड़ियों पे हम लोगों ने रोक लगाई है, और आगे भी हम इसी प्रकार से जो फर्जी स्टूडेंट्स हैं, फर्जी टीचर्स हैं, इन सब पे रोक लगाते हैं। भारत चीन सीमा विवाद और एलओसी पर की जा रही पाक की ओर से फायरिंग पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। निपोरा में, जो कि कुलगांव में है, आपको ज्ञात होना चाहिए
कि जम्मू एंड कश्मीर के 20 जिलों में कुलगांव एक ऐसा जगह है जहां आतंकवाद की घटना बहुत होती रहती है और आतंकियों का वो गढ़ है। दूसरा बिंदु जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये हाल फिलहाल में आतंकियों की जो घटना है, आतंक की जो घटना है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और उसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि चीन मल्टी फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में नेपाल को उकसा रहा है, पाकिस्तान को उकसा रहा है, पाकिस्तान ISI को उकसा रहा है, और ये उसी का स्वरूप देखने के मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की घटना में इजाफा हुआ है। तो मेरी अपनी सोच है कि वक्त आ गया है कि हमको काउंटर ऑफेंसिव मोड में जाना है, जहाँ चीन को दर्द हो, उसको कठिनाई का एहसास हो, और उसका बेस्ट तरीका है कि पैंगोंग त्सो लेक के इर्द गिर्द और उसके उत्तरी हिस्सा में हमको ऐसी जगह पे एडवांस करना चाहिए ताकि चीन को दर्द का एहसास हो। जब हम वहाँ पे दबाव डालेंगे तो हमारे पे जो दबाव आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में और नेपाल में, वो स्वतः ही धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। कि चीन पहले अपने को सुरक्षित करना चाहेगा, हिंदुस्तान को तो पाकिस्तान और नेपाल की हरकतों को बाद में देखेगा। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि काउंटर ऑफेंसिव मोड में हमको जाना। ताजनगरी आगरा में कोरोना संकट काल के चलते अभी रोजगार का पहिया पूरी तरह से घूम नहीं पाया है। ऊपर से केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, जिसके चलते ताजनगरी आगरा के लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 3 महीने से व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है, और ऐसे में केंद्र सरकार प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम को बढ़ा रही है। आगरा के लोगों को वाहन पर सवारी करना मुश्किल हो रहा है। कोरोना संकट के काल के चलते जहां ताजनगरी आगरा में अभी तक लोगों का जो रोजगार का पहिया है वो पूरी तरह से नहीं घुमा है, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार की तरफ से डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें एक बड़ी तरीके से जो है इजाफा किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों पर जो अब जो उनके जो वाहन हैं उन पर सवारी करना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। तो हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं। जिस तरीके से कोरोना संकट काल चल रहा है, तो ऐसे में जो पेट्रोल के जो दाम और डीजल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, जिस तरीके से लगातार जो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पहले 2 महीने में या 3 महीने में पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए जाते थे, अब कोरोना जो संकट चल रहा है, तो ऐसे में लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के, तो क्या अरे इसमें तो बहुत समस्या है। पैसा लोग कमाने को पैसा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ से वाहन चलाएंगे लोग? रोजगार पूरी तरह से और क्या रोजगार है ही नहीं, वाले कमाने को पैसा कहाँ से लोग देंगे? तो सरकार अपना पेट्रोल बढ़ा रहा है, डीजल बढ़ रही, पेट्रोल बढ़ रही, कहाँ से पूरा करेंगे? इसको मालूम थोड़ा सरकार को सेस करना चाहिए, थोड़ा हर चीज को मालूम देख के चलना चाहिए। वो सोच नहीं रहे, डीजल पेट्रोल से क्या निकालें, खर्चा निकालें क्या? तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो कोरोना संकट काल चल रहा है, ऐसे में लोगों का रोजगार नहीं चल रहा है पूरी तरह से, अभी पहिया जो है रोजगार का वो पूरी तरह से अभी घुमा नहीं है। तो और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। ऐसे में कोरोना संकट काल चल रहा है और लोगों पर पहले से ही लोग जब परेशान हैं, तो और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के जो दामों में जो बड़ा इजाफा किया जा रहा है, प्रतिदिन जो है 45 से 60 पैसे जो बढ़ाए जा रहे हैं, तो आज जो डीजल और पेट्रोल की जो संख्या 76 रुपए हो गई है। तो कहीं ना कहीं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे किस तरीके की उन्हें परेशानियां हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से परेशानी तो सबको है, हर नागरिक को परेशानी है। आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इनके बारे में सरकार कुछ करे तो अच्छा रहेगा, बस नहीं। पहले 2 महीने में 3 महीने में पैसे बढ़ते थे, मगर अब देखा जा रहा 3 तारीख से लगातार हर 7 दिन बाद पैसे बढ़ रहे हैं। 7 दिन बाद 6 दिन बाद 7 दिन बाद 6 दिन बाद हर 7 दिन बाद पैसे बढ़ रहे हैं। इससे हर नागरिक को दिक्कत हो रही है। लोग पहले से ही परेशान हैं कोरोना संकट के चलते, और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा जो है पैसे बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, तो किस तरीके से आप जो वाहन चला रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? जो तो परेशानी तो हो रही है, ड्यूटी जॉब पे जाना दुश्वार हो गया है। आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, कौन झेलेगा उसको? इतनी कमाई है नहीं है जितने में जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
घर को पालें, बच्चों को पालें, किस को देखें। तो ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए इस पर। 100% करना चाहिए, जनता की तरफ देखना चाहिए सरकार को कि जनता पहले से ही कोरोना काल से जो है जूझ रही है और ऐसे में सरकार ने दाम बढ़ा दिए हैं। तो जनता पे मार पड़ रही है, गरीब जनता पे मार पड़ रही है और किसी पे नहीं पड़ रही। तो साफ तौर पर जो आगरा के लोग हैं उनका कहना है कि कोरोना संकट में पहले से ही लोग परेशान हैं, उनका रोजगार नहीं चल रहा है। लोग घरों में पहले से ही तीन महीने लगातार घरों पर बैठे थे और ऐसे में रोजगार पूरी तरह से ठप हुआ है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एनबी न्यूज आगरा। सूबे के जालौन में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। आज कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। ये नए सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज पहले पाए गए कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे। इन 6 नए मामलों के सामने आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 98 हो चुकी है। इनमें से जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 53 है, तो वहीं 41 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। लखनऊ के नवयुग कन्या महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने का मामला सामने आया। यहां फॉर्म जमा करने के लिए छात्राओं की लंबी लाइन लग गई। बड़ी बात यह है कि स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश के बाद भी महाविद्यालय खुले हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नवयुग कन्या महाविद्यालय में एडमिशन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और वो भी नियमों को ताक पर रखते हुए। सहारनपुर में जिला कारागार में बंद विदेशी जमातियों का मामला अदालत से तय हो जाने के बाद शनिवार को उन्हें रिहा कर दिया गया। जमातियों की रिहाई को लेकर शुक्रवार को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिलिंग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी और एसएसपी से मिले थे। सहारनपुर जिला जेल में 21 अप्रैल से बंद 57 विदेशी जमातियों के मामले में 9 मई को अदालत ने सभी को 1-1 माह की सजा सुनाई थी। क्योंकि ये सभी 1 माह से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं, तो अदालत ने उसे ही सजा मानते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए थे। उधर वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा सभी 57 विदेशी जमातियों की अदालत से रिहाई आने का पत्र प्रशासन को लिख चुके थे और उसी क्रम में शनिवार की दोपहर सभी जमातियों को छोड़े जाने का काम शुरू हो गया। जेल से रिहाई के बाद सभी विदेशी जमातियों को अंबाला रोड स्थित इंपीरियल बैंक्वेट हॉल में रखा जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट एसके सोनी ने बैंक्वेट हॉल में जाकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। शनिवार को रिहा किए गए जमाती इंडोनेशिया, मलेशिया, किर्गिस्तान, सूडान, मोरक्को, थाईलैंड, फिलीपींस और फ्रांस के रहने वाले हैं। भाई आप लोगों ने 57 लोग जमाती है, आज रिहा हुए, आप लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, कब तक ये लोग अपने वतन पहुंच पाएंगे? देखिए सर, जिस दिन से लोग जेल में आए हैं हम उस दिन से इनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और जब तक जेल में नहीं भी आए तो उससे पहले भी इनके खाने पीने का इंतज़ाम मसाजिद में कर रहे थे। और अब जो है ये जो 57 लोग हैं इनकी रिहाई हो चुकी है और अब हमारे ज़िला प्रशासन और हमारे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इनके मुल्क को डिपोर्ट करें और इनकी एम्बेसी से बात करें, और जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इस काम को कर रहा है। ये लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, फ्रांस, इज़राइल, साउथ अफ्रीका का एक चिली मुल्क है और करीब 7-8 मुल्कों के लोग बाग हैं। ये 57 लोग हैं। ये लोग थाना मंडी, थाना कुतुब शहर, थाना कोतवाली देहात, थाना देवबंद से 6 मुकदमों में नामजद करके इनको जेल भेजा गया था और इनकी चार्जशीट आई कोर्ट में। चार्जशीट आने के बाद अदालत से हमने रिक्वेस्ट की कि इन लोगों के खिलाफ़ जो चार्जशीट लगाई है उस तरह से कोई ऑफेंस नहीं बनता, एतराज़ किया। अदालत ने उस पर एक फ़ैसला किया कि इनके खिलाफ़ सेक्शन 3 महामारी अधिनियम और 188 आईपीसी का अपराध बनता है, बाकी जो इनमें चालान किया गया है वो अपराध नहीं बनते। और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला प्रशासन की मौजूदगी में इन सभी विदेशियों से बात की गई। इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया क्या चाहते हैं, मुकदमा लड़ना चाहते हैं, तो इन लोगों ने कहा कि साहब हम अपना देश जाना चाहते हैं,
और हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी चाहते हैं। तो अदालत ने इनको 1 महीने की सज़ा करके रिहा करने का आदेश किया, क्योंकि ये ऑलरेडी 2, सवा 2, ढाई महीने रह चुके थे, वो 1 महीना पहले ही पूरा हो चुका था। तो उस न्यायालय के निर्णय के पालन में इनको आज रिहा किया जा रहा है। कल ऑर्डर इनके अदालत से यहाँ पहुँचे थे। मोदी सरकार खुद को किसानों की सच्ची हितैषी मानती है और किसानों के विकास के लिए नित नई योजनाएं बनाने के दावे करती है। उन्हीं योजनाओं में से सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत गरीब किसानों को 1,000 रुपए से लाभान्वित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन संत कबीर नगर में सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को कृषि विभाग पलीता लगाता नजर आ रहा है। किसानों को लाभान्वित करने वाली यह सरकारी योजना सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह चुकी है, जिससे किसानों को सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी चाची हैं जो कि विधवा हैं और HIV से पीड़ित भी हैं, और उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था 6 महीना पूर्व, लेकिन वो कई बार यहाँ चक्कर काटी आई, बीमार अक्सर रहती हैं। उसी प्रयास में फिर हमारा आज आए थे पता करने के लिए क्या हुआ, आखिर पैसा उनके खाते में क्यों नहीं आ रहा है। 4-5 बार वो आ चुकी हैं, लेकिन हर बार अब आने में सक्षम है। चूँकि महिला है, गाड़ी चल नहीं रहा लॉकडाउन में, तो मैं बाइक से आज स्वयं आया हूँ पता करने के लिए कि मतलब ऑनलाइन किए हुए 6 महीना से अधिक हो गया है, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। यहाँ के लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी के द्वारा सर बार बार आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, मिल जाएगा, अगले महीने में जाएगा, लेकिन सर अभी तक खाते में पैसा नहीं गया है। खेती वाला पैसा कितने दिन से आप यहाँ चक्कर लगाने का रहे हैं? अरे हम करीबन जान रहे 6 महीना हो गई, आते जाते से आती है जाती है, चक्कर से कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या कहते हैं लोग यहाँ? कहते हैं जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। बघौली भी गए, यहाँ से एक बाद बघौली भी गए, वहाँ भी नहीं हुआ। हमारे कुल किसान टेबल टॉप के अनुसार 2,92,976 हैं। इसमें जो है 42,545 किसान अपात्र पाए गए। कुल पात्र कृषक जो है 2,50,431 हैं। इसमें जो है 2,21,711 किसानों के खाते में किस्तें जा चुकी हैं। जी सर, किसानों ने ये आरोप लगाया कि हमारा जो है फीडिंग होने के बाद भी हम जो है साल भर तक 800 का चक्कर काटते हैं। नहीं, ऐसा है, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका सभी डाटा सही है, आधार भी सही है, अकाउंट नंबर भी सही है, उनका पैसा नहीं आ रहा है। तो ये धनराशि जो भेजने का कार्य है, यहाँ से नहीं हो रहा, ये भारत सरकार से सीधे हो रहा है। और उसमें जो टोल फ्री नंबर है उसके माध्यम से किसान जो है सीधे बात कर सकते हैं। जी, सरकार जो है किसानों के निरंतर हमेशा हित की बात करती है। नहीं, ऐसे इस तरह नहीं, बात नहीं कर रही है, कर भी रही है। जी सर, ऐसे में जो है ये किसान जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है सर, वो ऑफिसों के चक्कर इस तरह साल भर तक लगाए तो कैसे चले? नहीं, ऐसा नहीं, जो भी किसान आता है उसकी समस्या तुरंत निस्तारण होता है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।